or data dictionary. You will also face this term in Python as well. And the definition of metadata is data about data. This is a 3-word definition of metadata. When you describe any kind of data, whether you are representing a data which actually is the description of any other data, so that is a metadata. और इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिक्शनरी. डिक्शनरी में हमारे पास जैसे आपके पास वर्ड्स है, वर्ड्स के आगे मीनिंग है, उनके एडवर्ब्स है, हाउ टू यूज दोज वर्ड्स एज अ वर्ब फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म एंड एडजेक्टिव फॉर्म में उसको कैसे यूज करेंगे, वो सारी डिस्क्रिप्शन आपकी डिक्शनरी में आपकी दी हुई है. अनदर एग्जांपल इज ऑफ मेटाडेटा इज दैट कि आपके पास जैसे एक बुक है, ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, एंड हियर यू आर हैविंग द कैटलॉग व्हिच डिस्क्राइब्स एवरी बुक कि बुक कहाँ पर पड़ी है, उसकी पोजीशन क्या है, एंड कहाँ से आप उस बुक को लोकेट करोगे, उसका ऑथर का नेम एंड उसकी डिस्क्रिप्शन. कैटलॉग में सारा कुछ ये उसका दिया होता है. सो उसको हम मेटाडेटा बोल सकते हैं, कैटलॉग ऑफ अ लाइब्रेरी. हाँ जी, समझ आया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So when you are having a data which further describes any data, that data is called a metadata. ठीक है. और एग्जांपल मैंने आपको लाइब्रेरी के कैटलॉग की दी है कि कैटलॉग में आपको हर बुक की डिस्क्रिप्शन या हर चीज की डिस्क्रिप्शन जो लाइब्रेरी में पड़ी हुई है वो आपको मिल जाती है. हाँ जी. सो डेटाबेस इंस्टेंस, जब हम किसी डेटाबेस को के स्ट्रक्चर को और स्कीमा को डिफाइन करते हैं, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी और नो डेटा एंटर्ड इज देयर. मतलब हमने उस स्कीमा को और स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, एंड यू आर नेमिंग समथिंग टू दैट स्ट्रक्चर, तो उस चीज को हम डेटाबेस इंस्टेंस बोलेंगे. हम फिर से बताना. बेटा एग्जैक्टली इंस्टेंस का मतलब तो ये होता है कि व्हेन यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और उसका यू कैन से दैट विद फील्ड एग्जांपल. चलो मैं आपको पहले एग्जांपल ही कोट कर देती हूँ. जस्ट लाइक व्हेन यू आर रीचिंग, मतलब आप जब से स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हो, ठीक है, जब आप एडमिशन के लिए जाते हो तो आपको आपकी इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए क्या मिलता है? परफॉर्मा टाइम में कुछ फॉर्म मिलता है आपको. यस मैम. ठीक है, उस फॉर्म में आप अपना नेम और क्लास और जो भी आपकी पर्टिकुलर्स हैं वो आप सारे फिल करते हो. तो जब बेटा वो फॉर्म वहां पर पड़ा हुआ था टेबल के ऊपर, रिसेप्शन एरिया पे जहां पर टेबल पे पड़ा हुआ था, तब वो नॉर्मल एक फॉर्म था. व्हेन यू फिल योर इंफॉर्मेशन तो वो आपका फॉर्म हो गया. गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम. Yes, ma'am. मतलब पहले आपका वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्म जो था वो आपका टेबल पे एम्प्टी पड़ा हुआ था, जो किसी को बिलोंग नहीं कर रहा था. when you take that form and fill your information into that form, तो वो फॉर्म पर्टिकुलरली आपको बिलोंग कर रहा है. तो you are considered as the instance of that information जो उस फॉर्म में है. ठीक है, जैसे लेट्स सपोज सतनाम ने वो फॉर्म फिल किया, तो नेचुरल सी बात है कि सतनाम का से रिलेटेड वो फॉर्म हो गया, वो फॉर्म सतनाम का हो गया. ठीक है, अगर करण ने वो फॉर्म फिल किया है तो नेचुरली करण का वो फॉर्म हो गया. एक बार आपने इंफॉर्मेशन फिल कर ली तो नेचुरल सी बात है कि कोई और उससे रिलेट नहीं कर पाएगा. ठीक है, अर्लियर वो फॉर्म किसी की प्रॉपर्टी नहीं था, बट जब आपने उसमें इंफॉर्मेशन फिल कर ली तो दैट मीन्स कि वो फॉर्म्स पर्टिकुलरली आपको रिलेट कर रहा है. सो यू कैन बी द इंस्टेंस ऑफ दैट फॉर्म. ठीक है, आप उस फॉर्म के
इंस्टांस बन गए। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है कि व्हेन वी डिफाइन डेटाबेस स्ट्रक्चर और स्कीमा, स्टेट ऑफ डेटाबेस इज एम्प्टी, मतलब कि उसमें कुछ भी डेटा नहीं है। जब हम उस डेटाबेस को डिफाइन करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस की पहले मैंने कमांड लिखी थी, क्रिएट डेटाबेस एबीसी लिखा हुआ था, तब वो डेटाबेस एम्प्टी था, उसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, लेटर ऑन आई गो विद द यूज डेटाबेस कमांड, यूज के बाद मैंने डेटाबेस की यहाँ पर कमांड लिखी, मतलब डेटाबेस का नेम लिखा, तब हम उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर गए। व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दिस डेटाबेस, इसमें मैं टेबल जनरेट करूंगी, ठीक है, इसमें मैं सबको वो जनरेट करूंगी, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, मतलब कि आई एम जस्ट जनरेटिंग द इंस्टांसेस, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या होगा, इंस्टांस होगा। आफ्टर लोडिंग डेटा, द स्टेट और स्नैपशॉट ऑफ द डेटाबेस एट एनी गिवन टाइम इज द डेटाबेस इंस्टांस। जब आप उसको एंट्री से और डेटा से लोड कर लेते हो, तो उससे क्या होगा कि डेटाबेस जो है वो मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टांस बन जाएगा। जैसे मैंने फॉर्म की एग्जांपल ली, जब वो एम्प्टी था तब वो फॉर्म था, किसी को बिलोंग नहीं कर रहा था। जब आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर ली, उसके बाद यू विल बिकम द इंस्टांस, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन के पास वो फॉर्म एक पर्टिकुलर इंस्टांस बन गया, वो सिर्फ आपको रिलेट कर रहा है, ठीक है। You may then retrieve data through queries or manipulate data through updations, modification or deletion. Thus, the state of the database can change, and thus a database schema can have many instances at different time. कहने का मतलब ये है कि जब उसके बाद एक बार उसमें डेटा फिल हो गया, तब आप चाहे उसको मॉडिफाई करो, चाहे उसको अपडेट करो, चाहे आप उस फॉर्म को ही फाड़ के फेंक दो कि मुझे यहाँ पर एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को ही खत्म कर दो, ठीक है, तो चॉइस इज योर्स। मतलब उसके बाद जो भी आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उसके ऊपर, वो फिल डेटा के ऊपर परफॉर्म करने हैं, कि जो डेटा मेरे पास फिल हो चुका है उसी के ऊपर ये ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। सो एट द एंड व्हाट वी कैन से, ठीक है, कि डेटाबेस की स्टेट जो है वो चेंज हो चुकी है। अब डेटाबेस के पास बहुत सारे इंस्टांसेस हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, करण बांसल का फॉर्म अलग है, सतनाम का अलग है, शिवम का अलग है, ओम का अलग है, हिमांशु का अलग है। जितने बच्चे वो फॉर्म फिल करेंगे उन सबके अपने अपने फॉर्म बन जाएंगे, ठीक है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन फिलर्स बन जाएंगे। नाउ गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, बेटा ma'am. ये इंस्टांस टर्म जो है ये आपको अंडरस्टैंड करके बहुत जरूरी है। रीजन ये है कि हर तरह की प्रोग्रामिंग में ये टर्म यूज होती ही होती, as we were talking about the database instance, but किसी और लैंग्वेज में ये इंस्टांस किसी और फॉर्म में होगा, बट इसकी डेफिनेशन जो है वो सेम रहने वाली। चाहे आप C++ में क्लासेस यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी लैंग्वेज में जावा में या पाइथन में वेरिएबल्स यूज कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप किसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का आगे कोई भी ऑब्जेक्ट या इंस्टांस यूज कर रहे हो। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड इंस्टांस, दैट मीन्स कि यू आर हैविंग सम स्ट्रक्चर, again you are using that structure for a particular kind of value, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है कि एज वी हैव जनरेटेड दिस डेटाबेस, हमने इस डेटाबेस को जनरेट कर लिया, हमने इसके अंदर एंटर भी कर लिया, ठीक है। दिस कमांड इज यूज्ड टू एंटर इनटू द डेटाबेस एबीसी, ठीक है। अब मैं यहां पर अगर एक कमांड लगाऊं तो मेरे पास एबीसी डेटाबेस में अभी तक कोई भी टेबल्स नहीं है। दिस कमांड इज यूज्ड टू शो द टेबल्स, ठीक है, मतलब शो टेबल से हम उस डेटाबेस के अंदर जितने टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे वो हमें लिस्ट डाउन कर देगा, ठीक है। बट अभी हमने कोई टेबल जनरेट किया ही नहीं, तो नेचुरल सी बात है कि हमारे पास अभी कोई टेबल है भी नहीं। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट अ न्यू टेबल। अब मैं यहाँ पर टेबल की बात कर रही हूँ,
तो जब हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल मेरे पास क्या है, एक स्कीमा है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। टेबल क्या है, एक स्कीमा और एक स्ट्रक्चर। एक ऐसा स्कीमा और स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है, वेयर columns are also called फील्ड और एट्रीब्यूट। कॉलम को हम फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, ठीक है। रो इनमें से कोई भी नेम यूज हो जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की बात हो रही है। कॉलम को हम फील्ड और एट्रीब्यूट भी बोलते हैं एंड रो को हम ट्यूपल और रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। लिख लो बच्चे। हम लिख लिया। मन में लिख लिया कि कॉपी में लिख लिया या फोन पे स्क्रीनशॉट ले लिया? मैम कॉपी पे लिख लिया। अब टेबल कैसे पीछे रह सकता है? टेबल की भी नेम्स हैं। टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेशन और एंटिटी। समटाइम क्वेश्चन में ना टेबल को एज ए रिलेशन डिनोट किया जाता है, ठीक है, तो या एंटिटी डिनोट किया जाता है, तो आपने घबराना नहीं है कि ये कोई नई चीज आ गई। ऐसे रो को ट्यूपल और रिकॉर्ड और कॉलम को फील्ड और एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है। सो कीप दीज टर्म्स इन योर माइंड, ताकि आपको जब भी एग्जाम अटेम्प्ट करना है तो आपको पता चले कि वहां पर क्या चीज पूछी जा रही है और हमने क्या करना है। फाइन, so should I remove it? 2 minutes। नो था, यस था? हम कर दो। एवरीवन डन? Yes, ma'am. Now let's start with table creation. Create table student, ये है टेबल का नेम और इसके आगे हम स्पेसिफाई करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स, फील्ड्स और कॉलम्स। टेबल डेफिनेशन में हमेशा हम कॉलम नेम और एट्रीब्यूट्स ही स्पेसिफाई करते हैं। रो हम बाद में स्पेसिफाई करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू पॉपुलेट द डेटा इन टेबल, ठीक है। So right now we are just generating the empty structure of a table, or you can say that instance of the table named as student. So student can be the instance of the table. टेबल एक स्ट्रक्चर है जिसका आगे हम इंस्टांस जनरेट कर रहे हैं। नाउ फर्स्ट कॉलम शुड बी रोल नंबर,
कल आप लोगों ने बोला था कि इट शुड बी इन न्यूमेरिक फॉर्म, तो न्यूमेरिक फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है, इंट। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड पे इसकी डेटा टाइप्स लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए साथ साथ में जैसे हम जनरेट कर रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग न्यूमेरिक टाइप और यू कैन से दैट होल नंबर्स, तो उसके लिए टाइप कौन सी है, इंट। ठीक है, इंट का मतलब इंटीजर। हम शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं, अदरवाइज फुल इसका फॉर्म है इंटीजर। ठीक है, इसको इंटेगर नहीं पढ़ना किसी ने। फाइन। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसकी वजह से किसी को समझ नहीं आता कि आप क्या बोल रहे हो। इसकी प्रोनाउंसिएशन है इंटीजर। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं इसमें इंट। फाइन। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यहाँ पर इंट ही यूज हो रहा है। ठीक है, इंट ही जनरली हम यूज करते हैं, पूरा इंटीजर कहीं पर भी नहीं लिखते। इफ यू वांट टू गो फॉर द फ्रैक्शनल नंबर्स और फ्रैक्शंस पार्ट, देन वी हैव डेसिमल। डेसिमल रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शंस पार्ट को। इसमें जब हम इसका साइज मेंशन करेंगे, भी कितने साइज का हमारा मतलब वो फ्रैक्शनल नंबर होना चाहिए, तो हम दो पार्ट्स में करते हैं। ऑल्दो वी कैन आल्सो स्पेसिफाई द साइज विद इंटीजर, बट जनरली हम नहीं करते क्योंकि इंटीजर की मैक्सिमम लेंथ ही 11 होती है। तो यहाँ पर हम साइज जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, decimal is used for fractions part, or you can say that floating point value. प्रोग्रामिंग फॉर्म में फ्रैक्शनल वैल्यू को फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये चीजें लिख लो, पता चल जाएगा आपको। पाइथन में भी सेम ही काम आने वाली है, तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्रैक्शनल वैल्यू को हम प्रोग्रामिंग में फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। फ्लोट समथिंग इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, जिसमें जैसे लेट्स सपोज 2.5, ठीक है, जो पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है 3.5, पाई की वैल्यू 3.14 है। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यू जो डेसिमल में आती है उसको हम फ्लोट वैल्यू बोलते हैं। और माई सीक्वल में उसको हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, डेसिमल। और इसको हम मेंशन करते हैं इसका साइज और अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेसेस तक। हाँ जी बेटा, लेट क्यों हो आप, वंश थापर, व्हाई यू लेट। सो डेसिमल में हम पहले स्पेसिफाई करेंगे टोटल साइज, कि टोटल साइज जो है वो कितना है। और डी इज द कि हाउ अप टू हाउ मेनी प्लेसेस वी कैन स्पेसिफाई द फ्रैक्शन। ठीक है, इसकी एग्जांपल है, मैं बाद में रिमूव कर दूंगी। जैसे लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 5,2 लिखा, दैट मीन्स कि मेरे टोटल नंबर जो है वो 5 डिजिट्स का हो सकता है, और जिसमें एंड वाले 2 नंबर जो हैं वो मेरे फ्रैक्शन वाले होंगे। टोटल साइज 5 और एंड वाले 2 नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट के होंगे। दैट मीन्स कि मुझे नॉर्मल नंबर के लिए 3 डिजिट्स मिल रहे हैं और फ्रैक्शन पार्ट के लिए 2 डिजिट्स मिल रहे हैं। दिस इज हाउ वी डिफाइन द डेसिमल नंबर्स। देन अब नेक्स्ट है हमारे पास कैर। कैर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट alphabet values. But it should be of fixed size.
फिक्स साइज अल्फाबेट वैल्यूज, इसमें भी हम साइज स्पेसिफाई करते हैं। वेरिएबल साइज, अल्फाबेट वैल्यूज। हाँ जी बच्चे, इसका वैर आएगा VAR। हाँ जी बच्चे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है मुझे बेटा, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। अब कैर और वैर कैर में क्या डिफरेंस है? ये होता है फिक्स साइज और ये होता है वेरिएबल साइज। फिक्स साइज, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज में क्या डिफरेंस है? जैसे लेट्स सपोज बेटा, अगर मैंने इसको साइज दे दिया 5, ठीक है, कि 5 अल्फाबेट्स लॉन्ग मेरी वैल्यू हो सकती है, सॉरी 5 अल्फाबेट्स लॉन्ग मेरी वैल्यू हो सकती है। तो ये क्या करेगा, मेमोरी को बताएगा कि मुझे इस वैल्यू को होल्ड करने के लिए 5 अल्फाबेट्स की स्पेस चाहिए, 5 करेक्टर्स की स्पेस चाहिए, ठीक है। तो जब वो 5 करेक्टर्स की स्पेस मांगेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेमोरी में उसकी 5 करेक्टर्स की स्पेस जो है वो फिक्स हो जाएगी। आप चाहे बीच में 3 करेक्टर्स डालो, चाहे 2 करेक्टर्स डालो, चाहे 4 करेक्टर्स डालो, वो साइज आपका फिक्स ही है 5, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर मैं साइज की बात कर रही हूं, वैल्यू की बात नहीं कर रही। साइज यहां पर आपका फिक्स हो जाएगा जो भी आपने यहां पर दिया है। जबकि वैर कैर वेरिएबल में क्या होता है, साइज कैन बी एडजस्टेबल। मतलब लेट्स सपोज अगर मैंने यहां पर 20 साइज दे दिया, ठीक है, और मैं वैल्यू डाल रही हूँ 15 करेक्टर्स की और 16 करेक्टर्स की और लेट्स सपोज 10 करेक्टर्स की, देन इट विल just first determine the size of the value and after that it will squeeze the size accordingly. अगर मैंने 10 करेक्टर्स की वैल्यू डाली है तो वो स्क्वीज होके 10 तक पहुंच जाएगा। अब इसमें बेनिफिट क्या मिला, बेनिफिट ये मिला तो ऑब्वियसली कि इस केस में मेरे पास मेमोरी वेस्टेज होने के चांसेस हैं और इस केस में मेरे पास मेमोरी वेस्टेज होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि ये हर बार वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेर कैर एंड कैर। मतलब कैर वैल्यू हमें तभी लेनी चाहिए जब हमें पता हो कि उसका साइज क्या है, क्योंकि ये एडजस्ट होने वाला तो नहीं है। जबकि वेर कैर में हम एक मैक्सिमम लिमिट ले सकते हैं एंड वॉट एवर द वैल्यू विल एंटर बाय द यूजर इट विल एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंगली, ठीक है। हाँ जी, क्लियर बेटा? यस मैम। इतना क्लियर है सबको? यस मैम। इन चारों में अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा से फिर करवा दूंगी, एक बार देख लो, इनको समझ लो, माइंड में रख लो। एंड वन मोर थिंग, ये आपका है प्रोनाउंसिएशन कैर, CHAR कैर, इसको चार नहीं बोलना। वाइवा में भी अगर इसने किसी ने इसको चार बोला, मैंने एक नंबर काट देना उसका। कैर एंड बैर कैर, मैं पहले इसलिए बोल रही हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन की, और फिर पता बात क्या होती है, फिर वो पता नहीं अनपढ़ से लगते हैं प्रोग्रामिंग में। जब इंटेगर बोलते हैं, चार बोलते हैं, जो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है आपने वही बोलनी है इनकी। मैम इंटीजर और डेसिमल की एक बार फिर से एग्जांपल दे के समझा दो। हाँ जी बेटे, डेफिनेटली इनकी एग्जांपल्स देके मैं समझाऊंगी। इंटीजर लाइक आप कोई होल नंबर एंटर कर रहे हो लाइक दिस, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीजर।
These are the examples of integer. इसका मैक्सिमम साइज 11 होता है, ठीक है। जब हम टेबल जनरेट कर लेंगे तब हम डेफिनेटली ये देखेंगे कि इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है। देन वी हैव डेसिमल। डेसिमल बेटा वो चीज होती है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर डेसिमल डिक्लेयर किया, इससे कम या ज्यादा भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है। तो इसमें मैं किस तरह की वैल्यू एंटर कर सकती हूँ? जैसे लेट्स सपोज आपने बुक का प्राइस ही एंटर करना है, गॉट इट? दीज आर द few examples of decimal, ठीक है। मतलब इस तरह की वैल्यू को सपोर्ट करता है आपका डेसिमल, जिसको हम फ्लोट भी बोलते हैं। फाइन। मतलब नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हो, लाइक आपने पाइथन यूज करनी है, जावा यूज करनी है, आप C++ कोई भी आप लर्न करते हो, तो उसमें एग्जैक्ट आपका जो टर्म यूज होती है वो होती है फ्लोट। वहां पर डेसिमल यूज नहीं होता। डेसिमल टर्म हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ MySQL में। गॉट इट? यस मैम। अब एक लास्ट इसकी टाइप रह गई है, दैट इज डेट। डेट टाइप इज यूज्ड टू एंटर द डेट और टाइम वैल्यू। आपकी मर्जी है, आप अलग से टाइम टाइप ले सकते हो, ठीक है, बट जो डेट है उसी में सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। टाइम भी इंक्लूड हो जाता है और डेट भी इंक्लूड हो जाती है। एंड जनरली जब हम इसको डेट टाइप को डिफाइन करते हैं तो हम डेट ही लिखते हैं, उसके साथ कोई साइज मेंशन नहीं करते। डेट के साथ साइज मेंशन क्यों करना? पता है, एक फिक्स फॉर्मेट है जिसमें हम ईयर एंटर करेंगे, मंथ एंटर करेंगे और डे एंटर करेंगे, दैट्स इट। उसको इंक्रीज डिक्रीज कहाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। सो नेचुरली डेट टाइप के साथ कोई साइज मेंशन नहीं होता, और बट इतना जरूर होता है कि व्हाइल एंटरिंग द डेट वैल्यू इन MySQL देयर मस्ट बी अ पर्टिकुलर फॉर्मेट रिलेटेड टू द डेट। क्या होगा वो? ईयर, मंथ एंड डेट। अब इसमें आप हाइफन डालो या स्लैश डालो, चॉइस इज योर्स। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि while एंटरिंग ऑल दीज वैल्यूज, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो डेसिमल है, चाहे वो कैर, वैर या डेट है, ठीक है, जब भी हमने इन वैल्यूज को एंटर करना है तो एंटर करने का एक तरीका होता है। जस्ट लाइक इंटीजर वैल्यू तो आपकी एज इट इज जाएगी विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, ठीक है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है ना। डेसिमल वैल्यू भी एज इट इज जाएगी। कैर, वैर और डेट वैल्यू को जब भी हमने एंटर करना है, वी नीड टू एंटर इन सिंगल कोट्स। इसको भी और इसको भी जब भी हमने एंटर करना है तब हम सिंगल कोट्स यूज करके ही इन वैल्यूज के साथ डील करेंगे। विदाउट सिंगल कोट्स these values won't be acceptable. Fine? यस मैम। यस मैम। बड़ा थोड़ा एक्टिवली बोला करो, ऐसा लग रहा है जैसे ना आपके ऊपर Yes, नींद ma'am. आई हुई है और आप सोने की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी, एक सिंपल सी टेबल की डेफिनेशन करें। वी हैव 5 minutes आर लेफ्ट। यस मैम। कर लें? करा दो मैम। इसको लिखना है लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो इसका। वैसे तो बेटर ये होता है कि लिखा करो चीजों को।
लिखते हो थोड़ा सा दिमाग में बैठ भी जाती हैं। स्क्रीनशॉट में मोबाइल की मेमोरी में ही रह जाएगा और बाद में फोटोज में ढूंढते रहना भी हाँ कब क्या करवाया था और कहाँ था, याद भी नहीं रहता। Should I clear it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, the first column value I have taken here roll number with int type. मतलब पहले हम स्पेसिफाई करेंगे कॉलम का नेम और उसके बाद उसके अंदर किस तरह की वैल्यू जाएगी ये स्पेसिफाई करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, सो यू कैन से मैं यहां पर मार्क ही कर देती हूं। हाँ जी, फाइन। Yes, ma'am. अब यहाँ पर ये टेबल नेम है, ये मेरे पास कॉलम है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कॉलम डिस्क्रिप्शन यू नीड टू पुट द सर्कुलर ब्रैकेट। ठीक है, then next column name s name, SQL is case insensitive। आप चाहे कैपिटल में एंटर करो चाहे स्मॉल में एंटर करो, डजंट मैटर। ठीक है, बस ये याद रखना किसी कॉलम नेम में और टेबल नेम में आपकी कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। नेम को जब जनरली हम वैरचर में देते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इस बच्चे का नाम कितना लंबा है, सिर्फ एक मैक्सिमम लिमिट दे देंगे। द कंप्यूटर विल स्क्वीज व्हेन वी एंटर द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट। परसेंटेज हाफ ही लिखे थे, इतना लंबा क्यों लिखा? फाइन, ये मैंने चार ma'am. कॉलम स्पेसिफाई किए हैं। फर्स्ट वन इज रोल नंबर ऑफ इंटीजर टाइप, देन स्टूडेंट नेम ऑफ varchar टाइप, देन परसेंटेज ऑफ डेसिमल टाइप एंड देन डेट ऑफ बर्थ ऑफ डेट टाइप। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट टेक केयर ऑफ द ब्रैकेट्स। ठीक है, कहां पर आपने कौन सी ब्रैकेट डालनी है और कहां पर नहीं डालनी, और उनको आपने क्लोज भी करना है। ये जो मैंने लेबल्स लगाए हैं ये रिमूव कर दूं? Yes, ma'am. मैडम ही है जी मैडम है जी विच मैडम किथे है? साहिल, किससे बात कर रहे हो माइक ऑन करके? मेरा ब्रदर जिसकी फोटो आई थी अभी? यस मैम कौन सी क्लास में है वो? एलकेजी में है इतना छोटा तो नहीं लग रहा था। पंजाबी बोल रहा
So you can see here what I got, query okay, 0 rows affected. That means कि ये मैसेज आने का मतलब ये है कि मेरा कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है. Fine. So this table of student name has been created. अब अगर मैंने टेबल की डिस्क्रिप्शन को देखना है, where table is a schema and student is the instance of table. ठीक है, ये याद रखना, टेबल एक स्कीमा है और स्टूडेंट जो है वो उसका एक इंस्टांस जनरेट किया मैंने यहाँ पे. सो अगर मैंने इस टेबल की डिस्क्रिप्शन देखनी है कि मैंने स्टूडेंट नेम का एक जो इंस्टांस क्रिएट किया है, जो टेबल जनरेट किया है, उसमें कौन कौन से रोज, कौन कौन सी कॉलम्स हैं और किस टाइप के हैं, जल्दी से कमांड नोट करो, मीटिंग ओवर होने वाली है.